कॉफी पर चर्चा उस मुद्दे पर होगी जो चर्चा शायद हमारे आसपास इर्द गिर्द बहुत ज्यादा होती है, जाति और जाति जनगणना की। हर पार्टी मांग करती है, कुछ इससे गुरेज करते हैं, कुछ जाति खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन जाति की राजनीति सब करते हैं। तो जाति की जनगणना कराने से किसको परहेज है, किसको दिक्कत है और किसको फायदा है, और देश की राजनीति में जाति की जनगणना कराने से क्यों लोग जो हैं गुरेज करते हैं और कराकर रख लेते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, आरती टिक्कू जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, ऑथर और राजनीतिक एनालिसिस्ट हमारे साथ शांतनु जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो रामकृपाल जी, जाति एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जहां से बस शुरुआत कीजिए उसके बाद लंबी लंबी चर्चाएं अपने आप हो जाती हैं। जनगणना को लेकर माहौल तो सब बनाते हैं, लेकिन अपने फायदे हिसाब के साथ जो है उसको रिलीज करते हैं डेटा को। तो होगी भी या नहीं होगी? देखिए, दो चीजें, जनगणना एक अलग है और जाति जनगणना एक अलग है। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि डी फैक्टो अगर आप देखिए ईमानदारी से, इस देश में जब हम कहते हैं 140 करोड़ लोग हैं और जिस तरह का हमारा फेडरल सिस्टम है, आज़ादी के 70 सालों से बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस या सामाजिक आंदोलन से निकली हुई पार्टियां ही शासन में रही हैं। तमाम वेलफेयर स्कीमें चलाई गई हैं। अगर आपको अपने यहाँ के सोशल जो स्टेटा है, अगर यही नहीं पता था कि कौन जाति है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा कैसे है, तो फिर आप अब तक कर क्या रहे थे? जैसे मान लीजिए मैं 2 स्टेट का उदाहरण दूं, बाकी साउथ में तो बिहार में कभी भी मुख्यमंत्री जो भी रहा है वो कांग्रेस का रहा है, या सामाजिक आंदोलन से निकली, या कह लिए कर्पूरी ठाकुर से लेकर के पीजेंट्री पार्टी, यानी कर्पूरी ठाकुर हों, नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद यादव हों, यही लोग हैं। तो आपने इतने सालों में, और जब लोहिया जी ने 100 में 60 कहा था, तो एक अनुमान उनका भी था ना कि 60 लोग पिछड़े हैं। आज की टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल इरा में, हर आदमी के पास अगर आप देखिए आधार कार्ड, सब कुछ, सारा डिटेल, सारा सबके पास है अगर सरकार चाहे तो। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो डिसीजन आया है जिसमें उसने कहा है, बहुत बड़ी चीज है कि आप सब कास्ट में आप उसको एक आप बना सकते हैं, रिजर्वेशन के लिए सब आप बना सकते हैं, लेकिन आपको इंपीरिकल डेटा और के साथ आना पड़ेगा और रीजन को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं है तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। इसका मतलब कोर्ट भी ये जान रही है कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कैसे कुछ लोग एक ही कास्ट में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पीछे। तो देखिए, जहाँ तक अगर ये जानकारी जुटा करके अगर कोई चीज़ कम रह गई है, कोई एक्शन लेना, तो एक अलग की बात है। लेकिन सिर्फ राजनीति करना कि मेरे पास डेटा है, मैं इसमें एक उदाहरण दूं, इसको कहते हैं, वैसे जनगणना का काम तो केंद्र का है, लेकिन कास्ट सर्वे वो करा सकते हैं, आप करा सकते हैं। अगर कास्ट सर्वे का फायदा हुआ होता तो सिद्धारमैया ने कांग्रेस के जो हैं 2013 में कर्नाटक में कराया था। तो जो आज सबसे ज्यादा राहुल जी डिमांड कर रहे हैं, तो कम से कम 11 साल हो गए उस सर्वे किए हुए, अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आया है। अपने हक में आता तभी होता है ना? नहीं तो ये भी तो है ना। एक मेरा यही कहना है कि आप ये बताइए कि कास्ट सर्वे से कितना बड़ा फायदा हुआ 11 सालों में कर्नाटक में। तो एक जैसे कोई योजना आप लागू करते हैं तो कुछ टेस्ट करते हैं, कुछ वो डिस्ट्रिक्ट को चुनते हैं, कुछ स्थान को, या कोई नया बीज आता है तो पहले उसको दे, वो ऑलरेडी आप करा के रखे हुए हैं। बहुत अच्छा होगा, उसको रिलीज कर दीजिए। क्यों नहीं 11 साल से वो डेटा रिलीज हो रहा है? इसका मतलब है इंटेंशन इसको जान करके कोई सोशल चेंज करने का नहीं है। इंटेंशन ये है कि जब कोई भी चीज, जैसे आपने अभी कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसका आपको एक फायदा मिला, अब वो ऐसा गुब्बारा था, वो फुस हो गया है। अब दूसरा गुब्बारा जो आप बनाना चाहते हैं, सोचते हैं कि 2029 के लिए और 27 के लिए, और जब महाराष्ट्र में जातीय जनगणना कि अगर ये करा दें तो समाज में क्रांति हो जाएगी। और मैं इसलिए एक और चीज लास्ट में कहूंगा कि मुझे एक ताजुब होता है, चूंकि मैंने इसको खुद देखा है। 74 में मैं जेपी मूवमेंट के साथ था। मैंने देखा है
ये जितनी पार्टियां निकली हुई हैं कांग्रेस को छोड़ करके सारी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, जितने भी ये सब निकले, ये सब ये नारा लगाते हुए निकले कि जाति तोड़ो, जाति तोड़ो, दाम बांधो, संपूर्ण क्रांति अब नारा है। और जेपी ने कहा था जाति का नाम नहीं लेना है, इसलिए जेपी का वो जो मैं आपके यहाँ भी कह चुका हूँ, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ, आओ कृषक, श्रमिक, नागरिकों, यानी किसान, मजदूर, आओ कृषक, श्रमिक, नागरिकों, इनकलाब का नारा दो, गुर्जन, शिक्षक, बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, भौराई है। तो ये जो पार्टियां रही इतने साल तक राजनीति की, सब कुछ जाति तोड़ो, आज वही लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस की बात कराओ। उनके तो पोस्टर भी होते हैं, मैं हिंदू नहीं, मैं नोनिया हूँ, मैं हिंदू नहीं, इस तरह की पोस्टर कैंपेन चलते हैं आरजेडी के। तो आखिरी आपके यहाँ एक होता है कि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ एक शेर से जी कि ये मंडल 2 उभारने की एक कोशिश है। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि जो पहले हुआ था, सिर्फ चाकू पर अहिंसा लिख लिया है, धार लेकिन फिर से चमकाने लगे हैं। ये समाज की भलाई के लिए नहीं है, ये वोट की राजनीति, चाहे समाज में जितना विद्वेष हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उद्देश्य सही नहीं है। रही बात, सारी पार्टियां हैं भारतीय, आप ये बात कीजिए जनगणना ड्यू है, सेंसस ड्यू है, वो तो उसके नाते नहीं हुआ, आप उसमें क्लास जुड़वा दीजिए, सेंसस तो होने जा रहा है, आप जुड़वा दीजिए धर्म, जाति, जो भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो ये एनसीआर वाली बात है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, उसमें सारा डेटा आप रख दीजिए ना, आदमी किसकी आय क्या है, उसके पिताजी, दादाजी का सारी जन्म पत्री, ये तो डिजिटल हीरा है। आप सारा एक डेटाबेस तैयार कर लीजिए, बार बार इसकी राजनीति ही खत्म कर दीजिए। उसमें दिक्कत ये है जाति, ना, धर्म, करते सब सब कुछ वही राजनीति है। मतलब कास्ट ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता है, कैंडिडेट के चुनाव से लेके मंत्री के चुनाव से लेके मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, सब कुछ जाति के हिसाब से तय होता है आरती जी। लेकिन जनगणना जो है उससे परहेज है। देखिए 75 साल में इंडिया इतना बदल चुका है कि हम अब इंटरकास्ट मैरिज, हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने इंटरकास्ट मैरिज बहुत बड़े स्केल पे देखी। और अब मतलब आप बच्चों को कहीं पे भी, मुझे नहीं लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन और जिस तरह का हमारा संविधान है, जो इक्वालिटी का जो सेंस संविधान ने दिया, जो कल्चर हमारा इक्वालिटी का जो बना है पिछले 75 साल में, उससे जो जनरेशन्स पे इफेक्ट पड़ा है, उसमें कहीं जाति है नहीं। जाति कहाँ है? जाति राजनीति में है, और भरपूर है, भरपूर है। और आप इस जाति से करना क्या चाहते हैं? आप सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, आप सोसाइटी को इतना तोड़ना चाहते हैं कि हम वापस वहीं पहुंचे जो 75 साल पहले अंग्रेजों के टाइम पे था, डिवाइड एंड रूल, और वही अभी भी आप करना चाहते हैं। जबकि रियल लाइफ में आप अपने बच्चों को उस तरह की ना परवरिश देते हैं, ना ही उस तरह का वैल्यू सिस्टम देते हैं कि आप ऊंची जाति के हो, आप नीची जाति को, इस तरह की एजुकेशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आश्चर्य है मुझे कि राहुल गांधी, जो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव मानते हैं, जो कांग्रेस अपने आप को बहुत ही नेहरूवियन प्रोग्रेसिव आइडियाज़ का एक चैंपियन मानती है, वो आज ऐसी रिग्रेसिव बातें करती है कि जो बच्चा इंटर कास्ट मैरिज से जन्मा, उसकी क्या कास्ट है, उसका क्या क्या जाति है। राहुल गांधी खुद भी उसका एक सिंबल है कि आप इंटर कम्युनिटी, इंटर कास्ट मैरिज से जो एक भारतीय हिंदू पैदा हुआ, उसकी क्या कास्ट होगी, उसकी क्या जाति होगी। ये सवाल पर भी मुझे लगता है सबसे बड़ा डिस्कशन होना चाहिए कि किसी का पिता ब्राह्मण है, बीवी क्षत्रिय है या दलित है, उसमें से जो निकला वो क्या है। तो पेट्रियार्कल यहाँ पर सरनेम और वो सब तो फॉलो हिंदुस्तान में वही हो रहा है, लेकिन अभी तक, चाहे वो रिजर्वेशन के लिए हो या फिर जाति के लिए हो। बेशक वो रिजर्वेशन के थ्रू हम बिल्कुल आप कह रही हैं कि पेट्रियार्की ही उसका फ्रेमवर्क है रिजर्वेशन में, लेकिन क्या रियल लाइफ में हम उस तरह सोचते हैं या फील करते हैं या अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा जब पैदा हो गया, वो भाई तू अब ब्राह्मण है कि तू क्षत्रिय है कि तू दलित है, मेरी माँ दलित है
और मेरा पिता क्षत्रिय है। लेकिन बड़े होके तो जब तक आप वोट बैंक तक पहुंचते हैं तब तक आप यही सब करते हैं। और देखिए इस बार के चुनाव में पीडीए ने जितना नुकसान उस नैरेटिव ने पहुंचाया आरक्षण वाला, पीडीए ने भी ठीक ठाक डेंट उसी जाति वाली राजनीति पे चलकर पहुंचाया है। तो बीजेपी के लिए क्या दिक्कत है कि भाई ठीक है करा लीजिए, आप भी तो ओबीसी के साथ होने का दावा भरते हैं। देखिए मैं वहां से शुरू करूंगा। आरती जी ने कहा कि कास्ट को किस तरह से अंग्रेजों ने इस्तेमाल करा डिवाइड एंड रूल के लिए। आपको याद होगा 1931 में लॉर्ड रिजली जो एक रेस साइंटिस्ट थे, मतलब रेस थ्योरिस्ट थे अफ्रीका से, उनको लाया गया भारत में कि रेस के फ्रेमवर्क में भारतीयों को डिवाइड करो। तो वो फ्रेमवर्क लेके गए कि अपना वर्ण व्यवस्था का जो प्रोफेशन के हिसाब से बनी हुई एक व्यवस्था थी कि जो लोग ये काम करेंगे उनको ब्राह्मण कहेंगे, जो ये काम करेंगे उनको ये कहेंगे, जो हाथ के काम करेंगे उनको ये कहेंगे। एक सी वर्ण व्यवस्था थी, उसको जा जाके करा। और जाके गांव में ऐसे हैं कि वो तुम क्या, उनको हमें नहीं पता इस वर्ण व्यवस्था में हम क्या है, तो उनको फिट करा गया। बल्कि नेशनल इंडेक्स तक लिया गया, किसकी नाक कैसी है, बड़ा फेमस है रिजलीज नेशनल इंडेक्स। तो उन्होंने फोर्स फिट कर दिया, उसके हिसाब से पॉलिसी लाने लंबे समय तक लोगों ने उसने धारण करना शुरू कर दिया और एक तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। 1931 के बाद प्रॉपर कास्ट सेंसस नहीं हुआ। जितनी भी पॉलिसीज हैं आज भी रिजर्वेशन मिलता है वो उसी कास्ट सेंसस से मिलता है। अब उसके बाद अलग अलग तरह के कमीशन आए, काका कालेलकर कमीशन आया, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं कहा। नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने कास्ट के अगेंस्ट में बोला है बिल्कुल कि भाई ये तो बुद्धू लोग बन जाएंगे, तो सेकंड रेट हो जाएंगे, हमारी मीडियोक्रेसी आ जाएगी, सब बोला। फिर मंडल कमीशन आया, कुछ नहीं करा। मंडल कमीशन को वीपी सिंह ने हाथों हाथ लिया। तो मतलब इसका है कि मैं कास्ट की कॉन्शियसनेस तो पैदा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे वो वोट में फायदा देती। कांग्रेस का एक सिंपल फॉर्मूला था, मुसलमानों का वोट एक मुश्त लो, उनमें कभी शिया सुन्नी की बात मत करो, उनमें कभी पसमंदा की बात मत करो कि वो तो एक लोग हैं, जबकि उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उनमें भी शादी नहीं होती है, उनमें भी बेटी, जैसे हम लोग कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता नहीं होता, उनकी मस्जिदें अलग अलग है, सब कुछ है उनमें, लेकिन वो बात खुल के कभी नहीं आती है। वो एक ब्लॉक है, वो एक ब्लॉक है, उसको डराओ हिंदुओं से और हिंदू को हिंदू मत रहने दो। हिंदू को बोलो तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये कांग्रेस का फॉर्मूला है जो उसने सबको भी सिखा दिया। तो ये फॉर्मूला जब भी डाउन होता है तो उनको लगता है इस कास्ट कॉन्शियस को पैदा करो। देखिए ये बात सबसे ज्यादा शुरू 1.5 साल पहले से शुरू हुई, जब उनको पता लगा कि जनवरी 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा और उससे नेचुरली हिंदू कंसोलिडेट होगा। वो इतना बड़ा मूवमेंट है, 500 साल का, उसका कल्मिनेशन आएगा। तो 1 साल 1.5 साल पहले से बात होने लगी कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। बात पहले भी हुई लेकिन इतनी बड़ी चर्चा पहले कभी नहीं हुई। बिहार में करवाया, नीतीश कुमार के कंधे पे बंदूक रखी, लेकिन वो नीतीश कुमार का कंधा इधर आ गया। अब नीतीश कुमार ही छोड़ नहीं, वो के तो आ अभी भी कह रहे हैं करवाना चाहिए, गए। वो अभी भी लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटे हैं। देखिए एनडीए के बहुत से सहयोगी दल हैं जो चाहते हैं। जैसे कृपाल जी ने कहा, वो तो देखिए उस मूवमेंट वो तो बेनिफिशियरी है ना। वो सारी पार्टियां जिनको जिसमें जनता दल लगा है, जनता लगा है, वो सारी तो मंडल की बेनिफिशियरी है, क्योंकि उनको वो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशंस क्रिएट करनी है। वो अगर हिंदू की तरह फील करने लगे तो वो वोट बैंक किसी और का है। और भारतीय जनता पार्टी को कभी उस पिच पे वो बैट करना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि मैं राष्ट्रवाद की, विकासवाद की, हिंदुत्व की पिच पे बैट करूं, ना कि जातिवाद की। बीजेपी 80-20 चाहती है, वो 80 को तोड़ना चाहते हैं। देखिए वो बिल्कुल एक्चुअली क्या है कि ये बात सबको पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक रूप से, जैसे भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही, हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, सुबह से उठते हैं, खाते पीते, जब तक हमको कोई आ करके जातीय अस्मिता की बात न करे तब तक हमारे स्वाभाविक जीवन में उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आप जान रहे हैं। और जैसे पर जैसे ये शहरों में नहीं है कि गांव देहात में नहीं, नहीं? मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि जब हमारे हित, जब सोसाइटी एडवांस होती है, ग्रो करती है, तो देखिए कास्ट जो है वो क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। अब आप देखिए कि कल को पुरानी पेंशन का मामला है, वो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें तो कोई नहीं पूछता कि तू किस जाति का है, कौन है। तो देखिए जब जहां जहां धीरे धीरे औद्योगिक समाज में कास्ट जो है वो क्लास में बदलती जा रही है, और अब पुरानी तरह की राजनीति करने वालों के लिए दिक्कत ये हो रही है कि वो गरीबी हटाना नहीं चाहते, वो गरीबी पर वो राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, बिहार में एक बड़ा टिपिकल सा है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। एक विधायक ने मुख्यमंत्री से जैसे भी कह करके एक गांव में वो हैंडपाइप पहले सैंक्शन होता था, लगवा दिया किसी मंत्री ने से कह के। ये बात मुख्यमंत्री जी को पता चली और कब वहाँ पर बाकी गांव वालों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया कि भाई हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री के तक ये बात पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उस मंत्री को बुलाया, बोला ये तुमने क्या ये क्या गलत काम किया, तुम एक जगह लगाओगे तो सारे लोग मांगेंगे और ये हमारा बिल्कुल खिसक जाएगा, उखड़वाओ उसको। और बाकायदा उसको उखड़वा दिया गया। तो अब आप इससे समझ लीजिए क्या होता है। तो एक जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कास्ट चाहे दुनिया में कहीं भी हो, देखिए रसिया में उसको स्टेटा बोलते थे। गांधी ने एक बार कहा था
कि आप क्लास, हमारे यहाँ चूंकि लैंडलेस पीजेंट्री जो जिसको कहते हैं वो अमूमन दलित थे, तो गांधी जी ने कहा कि भाई ये दलित हैं, आप इनको कोई और नाम दे दीजिए कुछ भी, तो चलिए चलाएं, वो दौर था। लेकिन जब कास्ट क्लास में कन्वर्ट हो रही है तो कुछ सामंती प्रवृत्ति के लोग जो अपने को दिखाने के लिए समाजवादी कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये चीजें टूटे नहीं। यानी अगर लड़का, जैसे गवई ने क्या कहा है कि आईएएस बन गया है वो पिताजी, अब उसको 7 पीढ़ियों तक उसको क्यों समय मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे कास्ट, आपको कास्ट का याद दिलाएंगे, कास्ट का फायदा आपको मिलेगा। यानी आप करोड़पति हो गए, आपको जरूरत नहीं है, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी आपकी मान्यता है, इज्जत है, फिर भी आपको मिले, तो कम से कम गवई ने यह बात कही है। तो ये जो चीजें हैं ना कि एक जो स्वाभाविक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप खत्म होगी, उसको एक जब कोई नेचुरल इशू नहीं होता तब इस तरह के जाति है, फलाना है, ये जो सेकंड ग्रेड के national कार्ड issue है, असल ये में खेले है। जाते हैं। शायद क्षेत्रीय दलों को तो चाहिए ही नहीं, मतलब क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम में फंसे रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है शांतु ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कांग्रेस को चाहिए क्या। आज की डेट में अभी भी इनफैक्ट राजीव गांधी जी के बाद इनकी 200 तो वो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। 200 नंबर 414, उसके हाँ, बाद तो वो एक बार सबसे ज्यादा है नरसिम्हा नरसिम्हा राव राव। टाइम में 232, बस बस। बाकी तो 140 160 इसके नीचे है वो। ये कौन सी सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी वाकई पावर में आ सकती है? पहले तो अभी 100 भी क्रॉस करने के लिए उनको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ा। झूठ। हाँ, तो अब आगे उनके पास मुद्दा है क्या? आज की डेट में अगर आप देखें, पोलराइजेशन भी कहीं हद तक कांग्रेस को भी मैं कहूंगी फायदा हुआ और बीजेपी को भी पोलराइजेशन से फायदा हुआ, दोनों पार्टीज को हुआ। लेकिन उसकी भी जो एक लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी है, जिसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है। अब लोग वो इनफैक्ट एजेंडा मानते ही नहीं, उस एजेंडा से वो निकल चुके हैं। लोग चाहते हैं गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि गरीबी इस देश में अभी भी एक इशू है, लेकिन गरीबी की कोई बात नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक इशू पे कोई बात नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कर रहा है कि हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, हम देखेंगे कि पूरे कंट्री में। एक जमाने में आरती जी राहुल गांधी कहते थे कि भाई कैमरा वालों से, मीडिया वालों से, कि आपको लगता है मैं दलित के घर में जा रहा हूं, मैं तो अपने लोगों से कहता हूं मुझे सबसे गरीब के घर में ले जाओ। तो ये वो राहुल गांधी है। उनकी राजनीति को हमने हाँ, लेकिन आपको सूट नहीं हुआ। 2017-18 तक यही उनके स्टेटमेंट होते थे जब कोई उनसे जात की बात करता देखिए, था। संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन चला जाएगा, उनको लगता है कि अब जैसे कहते हैं ना, वो ही टेस्टेड द ब्लड, खून लग गया, हाँ, तो खून दिख लग रहा है, गया। तो चल रहा है। देखिए, जब संविधान की डिबेट होती थी तो मैंने एक बार देखा, भाई आर्टिकल 368 आपको देता है कि आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो। 108 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट हो सकते हैं। जो 8 अमेंडमेंट भाजपा ने करे 10 साल में, उनमें अमेंडमेंट्स क्या है? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन, वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन, ओबीसी का जो कमीशन है उसको वैधानिक दर्जा देना, जो हर साल हम 10-10 साल में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उसको रिपीट करना, और ओबीसी की जो जाति है वो आप चिन्हित कर सकते हैं राज्य में। सारे प्रो रिजर्वेशन है। वो जो 8 अमेंडमेंट्स भी करे उसमें से 5 प्रो रिजर्वेशन है, लेकिन आप कहेंगे संविधान भाजपा बदल देगी, रिजर्वेशन चला जाएगा। तो उनको लग रहा है बिक रहा है, मैं कास्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बताता रहूंगा। जैसे उन्होंने कहा उस दिन हलवा सेरेमनी में कि इसमें कौन कौन से दलित हैं। अब मैं लेके गया पर्चा चिदम्बरम जी का, मैं कहा आपके समय में कौन से दलित थे, प्रणब मुखर्जी के समय कौन से दलित थे, आपने जो कांग्रेस की सरकार है उनमें कौन सा चीफ सेक्रेटरी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं जब पहुंचता है उतने लोगों तक। मैं कास्ट की कॉन्शियसनेस क्रिएट करता रहा हूं और ये दिखाऊं कि देखो मैं ही आपके साथ खड़ा हूं। मुझे लगता है इससे मेरा वोट थोड़ा बैंक्स ही बहुत हो रहे हैं, नहीं, बैंक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। लेट्स बी फेयर, ऐसा तो नहीं होता कि खाली कास्ट की बात या कास्ट के हिसाब से राजनीति सिर्फ कांग्रेस कर रही हो या फिर क्षेत्रीय दल कर रहे हो। कोई कम करता है, कोई ज्यादा, बीजेपी भी करती है। हाँ, तो सब फिर करते उनको क्या दिक्कत है? देखिए, अगर हो जाए कास्ट जनगणना तो क्या दिक्कत है? कहीं भी ऑफिशियली बीजेपी ने अभी तक ना नहीं बोला कहा है। है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार के अलाई हैं, बिहार में नीतीश ने किया ना सर्वे, कास्ट सर्वे, कर्नाटक में हुआ ना नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि बीजेपी अनावश्यक रूप से हाँ क्यों बोले। समाज में बहुत सारी फॉल्ट लाइन है। क्या होता है कि लोग ये देखते हैं, एक बहुत इसके पहले की जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था कि कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है। एक चीज आप देखिए, कांग्रेस नेहरू के समय से राजीव तक कांग्रेस का जो लक्ष्य होता था वो होता था सत्ता पाना।
उसमें ऑब्वियस है कि जो आपका राइवल है वो हारेगा, तभी पाएंगे आप। इस नई जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस का लक्ष्य बदल गया है। हम पाए ना पाए, तुमको नहीं पाने देंगे। जो राजनीति सीपीएम इस देश में आजादी से लेकर आज तक कर रही है कि हम कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हम विकल्प बनाने में काम आएंगे, हम विकल्प नहीं है भाई। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस समय कांग्रेस ये नहीं देख रही है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, जो क्षेत्रीय पार्टियां उसका पेट फाड़ के निकली, वो उन क्षेत्रीय पार्टियों के लिए फर्टिलाइजर का काम कर रही है। वो कितना भी उसका नुकसान हो जाए, लेकिन बीजेपी हट जाए, उसके लिए वो कुर्बानी। तो मैं ये कह रहा हूं कि लक्ष्य आपका क्या है? हराना है। कांग्रेस का लक्ष्य राजीव गांधी तक हमें जीतना है, हमें जीतना है। मैं इम्प्लाइड है कि जो राइवल आपका हारेगा तभी आप जीतेंगे, लेकिन वो लक्ष्य बदल गया। बीजेपी को हराना है। इसलिए अगर हमें ममता एक भी सीट नहीं देंगी, बंगाल से बाहर खदेड़ देंगी, तो भी ममता हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि वो बीजेपी से लड़ रही है। तो आप जब, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप आज की बीजेपी भी बनना चाहते हैं 240 सीटें, तो आपको बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, 4 स्टेट में 210 सीटें होती हैं लोकसभा की। इनमें से क्षेत्रीय पार्टियों से लड़े बिना आप 100 सीट नहीं पा सकते, क्योंकि उतनी सीटें आपको कभी देंगे नहीं। और इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि आप, कभी किसी जमाने में कांग्रेस के बारे में कहा जाता था, जीते तो मिनिस्टर, हारे तो गवर्नर, रिटायर हुए तो वाइस चांसलर, और कहीं के नहीं रहे तो सर्वोदय आंदोलन है। आज वो कांग्रेस इस बात पर आ गई है कि हम कंपोस्ट बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हराना है। अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन एक बात को भूल जाते हैं लोग, इस देश में कोई भी 5 साल की सरकार तभी हो सकती है जब कोई एंकर पार्टी, और वो एंकर पार्टी कांग्रेस या बीजेपी हो सकती है, जो 200 के आसपास रहे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो है, जो भी पार्टी नंबर 1 सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी, वो सत्ता में रहेगी। जैसे कांग्रेस, जिसको सोनिया जी कहती हैं कि 2004 में हमने दिखा दिया था, 2004 में 145 सीटें थी सिर्फ कांग्रेस की, आज बीजेपी उससे 100 सीट ज्यादा है। तो ये मेरा आगे का भविष्य। लेकिन मेरा ये नहीं कहना है कि बीजेपी निश्चिंत रहे कि बाई डिफॉल्ट वो आएगी ही, ऐसा नहीं है। लेकिन निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं की जाती। आज़ादी के बाद से हमेशा आप देखिए कि एक पॉजिटिव नैरेटिव को जनता पसंद करती है। इंदिरा गांधी 71 में आई, पूरा कांग्रेस के सारे अकेली निकली थी। याद कीजिए आप, क्या था? गरीबी हटाओ, प्रीव्यू पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 3 नारा उन्होंने दिया था, सपने दिखाए थे, और भयानक उनको थंपिंग मेजॉरिटी मिली। उसके बाद आप देखिए जयप्रकाश जी आते हैं, मुश्किल से 5 साल के बाद जयप्रकाश जी कहते हैं संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जनता ने जेपी को चुना था, मैंने जेपी के नाते वोट दिया था। वो तो मोरारजी बात के आए, मोरारजी के नाम पे कोई वोट थोड़ी पड़ा था। उसके बाद देखिए आप, जैसे आए, जैसे ही बीजेपी ने जब यही कहा कि मंदिर ही बनाएंगे, और वहां से कांग्रेस रिएक्टिव पॉलिटिक्स में चली जाती है। तो जैसे आप रिएक्टिव पॉलिटिक्स में जाते हैं, आप गड़बड़ वहां हुआ, फिर उसके बाद अच्छे दिन आएंगे और आगे के देखेंगे। ठीक है, आपने मंदिर का जिक्र किया, तो आरती जी, क्या बीजेपी जो एक लाइन ब्लर करना चाह रही थी, क्योंकि वहां पर उसको फायदा नहीं है, जब जाति की लड़ाई आ जाएगी तो एडवांटेज बीजेपी उतनी नहीं रह जाएगी। वो जो हिंदुत्व एक अलग एक वोट बैंक क्रिएट करना चाह रही थी, तो क्या इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि वो कास्ट सेंसस के चक्कर में पड़े? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सिर्फ उस तरीके से सोचती है। अगर आप उनकी पॉलिसीज़ देखें, वाकई जो एक कंजर्वेटिव पार्टी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल कि इंडिविजुअल राइट, और जो संविधान ने दिया है, जो फंडामेंटल यूनिट है आपके राइट्स का, वो एक इंडिविजुअल ही है। और उसी तरह से अगर आप देखें, जितनी भी पॉलिसीज़ आई, प्राइम मिनिस्टर ने जितनी भी इनफैक्ट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, उसमें तो कोई जाति नहीं है, उसमें तो कोई कम्युनिटी नहीं है, सबको बराबर वो सारी बेनिफिट्स मिले हैं जो अपर कास्ट को मिले हैं। तो फिर कास्ट सेंसस से अगर एक आम आदमी सोचे कि नुकसान क्या हो जाएगा? चलिए, अगर जाति के आधार पर टिकट भी बढ़ता है, जाति के आधार पर मुख्यमंत्री भी तय होता है, जाति के आधार पर स्पीचेस भी लिखी जाती हैं, हर जगह भाषा सब कुछ बदल जाता है, तो फिर
भाई अगर आंकड़ों में आ जाएगा तो नुकसान क्या हो जाएगा? नहीं, ये मेरे ख्याल से ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम आंकड़े डालते हैं और आंकड़ों के बाद उसके ऊपर जो नैरेटिव बन जाता है वो एक वोट बैंक, जब हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, पोलराइजेशन होता है। जब हम ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय वर्सेस वैश्य वर्सेस दलित, ये सारे अलग फ्रेगमेंटेड वोट बैंक्स है। और जितना ज्यादा ये राजनीति में घुसेगा उतना ज्यादा सोसाइटी में भी आ जाएगा, इसका इम्पैक्ट होगा। आप इन्होंने मंडल कमीशन की बात की, एक लंबे अरसे तक अगर आप अभी भी जाए, कहीं पे भी जाइए, गुजरात जाइए, कश्मीर जाइए, बंगाल जाइए, आप आम जनता, आम यूथ से बात कीजिए, वो जब जॉब्स की बात आती है, रिजर्वेशंस पे एक रिजेंटमेंट डेवलप हो रहा है। लोग जो बहुत मेहनत करते हैं और जब उनके रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं इस रिजर्वेशन से, क्योंकि अल्टीमेटली जितने ज़्यादा आप कास्ट के ग्रुप्स बनाएंगे और हर कास्ट रिजर्वेशन मांगेगा, एक इतनी रिग्रेसिव और वायलेंट पॉलिटिक्स होगी और उससे जो है आम जनता पे जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव ही होगा। तो मुझे नहीं लगता हम इसको अंडरमाइन या अंडर एस्टिमेट, लेकिन जब हमें जरूरत होती है साउथ में या कहीं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्टेट के हिसाब से, हर पार्टी, आई एम नॉट सेइंग कि एक्स और वाई पार्टी, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रिजर्वेशन भी देती है, प्रॉमिसेस भी करती है। जहां धर्म की बात आती है तो आंकड़े भी बताते हैं कि भाई वो इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तुम इस रफ्तार से घट रहे हो, है ना। तो अगर इस रफ्तार से जाति भी पता चल जाए, और सर जैसे कह रहे थे शुरुआत में कार्यक्रम के कि डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंपॉर्टेंट बात है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। और हम लोग जब भी चुनाव के विश्लेषण में बैठते हैं, सबसे पहले क्या बताते हैं? उत्तर प्रदेश में पूरी 15 जाति बता देते हैं हम लोग, टीवी में आप लोगों ने बताई, हम सब ने चर्चा करी, महिला पुरुष कितना महिला वोट पुरुष मिला है, युवा कितना जाति, सब जाति, उसमें भी इस जाति के 2 सब पार्ट हैं, एक स्टेट में ओबीसी है, एक स्टेट में एससी है, सारी बातें होती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कौन सा नया डेटा वापस आ जाएगा, तो इसके बाद क्या, इसके बाद हम कर क्या लेंगे? क्योंकि जहां पे भी निकल के आया उसके बाद कुछ निकला नहीं है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच का एक 50% का कैप भी है, जो कहीं कहीं वायलेट भी हुआ है, उसके अगेंस्ट में कोई दिन ढंग से कोर्ट में चला जाएगा तो वापस भी हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जाति जनगणना के बाद क्या ये कास्ट कॉन्शियसनेस जगाने के ऊपर ये कुछ बड़ा कुछ कर देगा? आप कह रहे हैं कि अच्छी स्कीम बन जाएंगी, अगर क्या हो जाएगा? भाषा में कहें तो बहुत अच्छी स्कीम बन जाएंगी, उद्धार हो जाएगा। या तो देखिए होगा क्या, उसी 50% में रीएडजस्टमेंट होना है क्या पहली बार, या उस 50% को ऊपर लेके जाना? फंडामेंटल क्वेश्चन यही है। नहीं, वो तो कांग्रेस मैनिफेस्टो ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो 60% हो चुका है एक तरह से। अगर मैं ईडब्ल्यूएस का 10% लगा लूं तो लोहिया की जो बात है कि 100 में 60, वो तो हो चुकी है भाई। 60 एक तरह से दबे कुचले लोगों को रिजर्वेशन मिल चुका है भारत में। वो कहां, इसका आंसर क्या है, होगा क्या? चुनाव जो है वो सच्चाई पे नहीं जीता जाता, वो परसेप्शन पे जीता जाता है। आप पास्ट का उदाहरण देखिए, 71 में इंदिरा गांधी कहती हैं कि गरीबी हटाओ, प्री पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और पूरी जनता पागल की तरह उनको वोट दे देती है, यही सोच के ना कि हमारी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन उनका खाता खुलता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 71 में हुआ, और खाता मोदी खोलते हैं 2014 में आकर के। अब आप सोचिए, लेकिन इमीडिएट आपका गेन हो गया, उस समय परसेप्शन की लड़ाई आप जीत गए। फिर उसके बाद जेपी, यानी 71 और 74 में क्या 3 साल का फर्क है, 75 4 साल के बाद इसी देश में नारा लगता है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, जाति खत्म हो जाएगी, जनेऊ टूट जाएगा, सब लोग हो जाएंगे। जीत गए इलेक्शन आप। पता चला कि 2.5 साल भी नहीं चली मोरारजी जी की सरकार। अगर आप दोनों चीजों को देखिए, लेकिन इमीडिएट उसने क्या किया, इलेक्शन जिता दिया। अब इस बार का क्या हुआ कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक झूठ गया। तो मेरा ये कहना है कि परसेप्शन इज मोर स्ट्रांग देन द रियलिटी, एंड देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी। जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, सिर्फ माहौल बनाना है। नहीं, वही कह रहा हूं। नतीजा क्या हुआ, जैसे इंदिरा गांधी का बैंकों का राष्ट्रीयकरण का नतीजा क्या हुआ आप जानते ही हैं ना। स्टेट बैंक आज दिवालिया होकर के क्या हालत थी वो छोड़ दीजिए। तो ये क्या होता है कि बीजेपी को भी ये मालूम है कि है कुछ नहीं है, सिर्फ एक परसेप्शन बना करके अगला चुनाव जीत जाओ, कि एक फॉल्ट लाइन जो है, यही वजह कि बीजेपी ना भी नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश में लेकिन एक टेस्टिंग पॉइंट आ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, इसको इम्प्लीमेंट करो। और उसमें बड़ी थिनर लाइन है कि जब आप जो चीज करेंगे बनाएंगे तो एक्सपोज होंगे कि इतने सालों तक आपने जो आरक्षण दिया उसमें जो ये है,
हर जाति में कुछ अजगर बैठे हुए हैं जिन्होंने सारा माल गड़प कर लिया। अब ये सामने आएगा और इंपीरिकल डेटा के साथ और क्वांटिफाई करके तब जाएंगे। तो ये चीजें तो अब उजागर होंगी, ये बातें सामने आएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या है कि तब तक तो इलेक्शन हो जाए। अभी नहीं, और महाराष्ट्र लेकिन अभी तो एक और दिक्कत भी, डिलिमिटेशन भी होना है, जी, महिलाओं का बढ़नी है, आरक्षण भी reservation मतलब होना है। लागू होना है। तो उससे पहले क्या उम्मीद लगाएं कि हो सकता है कि भाई करा के नहीं कराना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वो है। देखिए 2029 के पहले आप जान लीजिए जो नई पार्लियामेंट बनी है, डिलिमिटेशन होगा, ये 800 के आसपास सीटें जाएंगी। जी। लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से क्योंकि 2021 का सेंसस ठीक से नहीं हो पाया, हाँ, कोरोना के चक्कर में, क्या पता वो जिसके अगली अवधि है 2031 है, 2031 है, तो क्या पता तब तक का वेट हो। तो ये भी हो सकता है, हाँ, उसके ये बीच भी- में करवाना लेकिन वो मेरा है। कहना है कि जिस लेकिन तरह देखिए के इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैंने कास्ट सेंसस करा लिया तो उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत सारा पेंडोरा बॉक्स निकलेगा और उससे लेकिन राजनीतिक लाभ या किसी की सामाजिक लाभ होगा नहीं होगा। उसके अंदर जो रीएडजस्टमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई एक आईएएस ऑफिसर भी है दलित, अरे एक सफाई कर्मी भी है, तो क्या वो बराबर है? क्या एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर आया है? ये बात हो चुकी है, जिससे एकदम से बाकी जो दलित पार्टी है वो टच में नॉट टॉपिक है उनके लिए। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर लाना एक बड़ा टॉपिक था। तो अब वो सारे मुद्दों पे बात होगी और निकल के कुछ नहीं आएगा। नहीं, तो निकल के आता है तो शायद बेहतरी होगी। मतलब अगर एक प्रोग्रेसिव सोच से देखें तो अगर निकल भी आता है क्रीमी लेयर के इंक्लूडेड। देखिए मुझे लगता है ये डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन किसके लिए कही है? उसने सारी कास्ट विद इन द कास्ट, विद इन द रिजर्व्ड कास्ट जिनको रिजर्वेशन मिल रही है, वो सारी कास्ट का नहीं है। जब हम जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि यादव, कुर्मी और मौर्य ये ओबीसी में बड़ी कास्ट है, बाकी को नीतीश कुमार ने तो टर्म ही दिया ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, वो रिजर्वेशन के लिए कुछ अलग नहीं है। तो दलित, महादलित कि भाई जाटव ज्यादा रिजर्वेशन ले गए एसटी का, बाकी नहीं ले पाए क्या? तो ये अंदर से अंदर खाने में बात है, ये बात और निकल के आ जाएगी सोशल इकोनॉमिक सर्विस के साथ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ठीक है, वो लागू होगा, वो इनएविटेबल है कि वो वाला सब क्लासिफिकेशन वाला सेंसस होगा। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक अलग बात है। वो सोशल फैब्रिक को कमजोर करेगा और वो मैं नहीं मानती हूं कि आने वाली जनरेशन्स के लिए, यूथ के लिए, इस समाज के लिए वो अच्छा सेंसस है जहां आप ब्राह्मण्स को पिट करते हैं, क्षत्रिय के खिलाफ क्षत्रिय को, दलित के खिलाफ वैश्य को ब्राह्मण के खिलाफ। वो वाला जो नैरेटिव है, रेट्रिक है, वो भयंकर। ठीक है रामकृपाल जी, एक छोटी सी चीज जो शायद दर्शक समझना भी चाहेंगे कि जब हम आंकड़ों को लेकर बैठते हैं कागजों पे, जब पॉलिटिकल पार्टी भी बैठती है और जब पोस्ट इलेक्शन डिस्कशन करते हैं तब हम लोग भी लेके बैठते हैं, जब एक रफ फिगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो फाइनल फिगर हो जाएगी तो उसमें दिक्कत कैसे, समाज की संरचना बिगड़ जाएगी, कैसे असंतोष फैल जाएगा? दिक्कत कुछ नहीं है। देखिए जो फैक्चुअल है, अभी राहुल गांधी ने हलवा की बात की, हलवा सेरेमनी की। अब वो क्या कह रहे थे कि इसमें कोई ओबीसी सेक्रेटरी, आप बताइए कि कोई सेक्रेटरी रैंक पहुंचने के उसके लिए कम से कम 30 साल के बाद या 20-25 साल के बाद कोई पहुंचता है जो इस समय तो 89, 90 आज का अगर आप होगा। गिनती कर भी लेंगे, कोई आईएएस मान लीजिए आरक्षण हो सकता है कहीं नहीं मिला हो, अगर कहीं मिल भी जाता है तो आप वो हलवा सेरेमनी में वो तुरंत जा करके तो खड़ा नहीं हो जाएगा, उसको लगेगा लंबा तो वक्त। होता और मैं वो मैं ऑनर फिर नहीं नहीं हुआ कह तो रहा यानी हूं। कि राहुल गांधी, राजीव गांधी के समय ऑनर नहीं हुआ, नहीं तभी वो आज तक नहीं मिल पाया। हाँ, और सच हमको भी मालूम है, राहुल को भी ये मालूम है कि इसी देश में नारा लगा था, जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। जनता भूलती नहीं है। जो 15 साल का लड़का होगा, 18 साल का, 22 साल का हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन हम लोग तो भैया ऐसा नहीं है समाज में। आखिर कोई रीजन तो रहा होगा कि नेहरू से लेकर के शास्त्री जी, और आपकी खुद की सरकार रही, आपने तब भी नहीं कराया। शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, भैया काका कालेलकर से लेकर के मंडल तक की रिपोर्ट को किसने दबा के रखा? वही। और आज की तारीख में भी कर्नाटक में जो सर्वे कराया है, आपने क्यों disclose दबा के नहीं रखे किया? हुए हैं? और रामकृपाल जी, अभी इंटरव्यू हुआ खड़गे जी का कि आपने क्यों नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी में थोड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन था, चुनाव भी आने वाले, कंफ्यूजन नहीं, अंदर की खबर तो ये है कि डेटा कुछ ऐसा था कि नई रिजर्वेशन की मांग उठ जाती है। बिल्कुल। ऐसा खबरें हमारे तक यही पहुंची हैं। वही मैं कह और वही जो आप आरती जी लगातार कह रही हैं कि जब पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो हर कोई अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से रिजर्वेशन लेने देखिए मैं तो कहूंगा अभी चंद्रबाबू जो नायडू जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि Skill देश को development। कास्ट सेंसस की नहीं, स्किल सेंसस की जरूरत है, वो चलिए, इम्पोर्टेंट खैर बात है। राजनीति इस तरह से इतनी साफगोई से चल जाए तो बात ही क्या है। पीडीए के साथ आप कुछ अपना दूसरा फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं और कास्ट को निकालना एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन तो है, लेकिन अभी तक जमीन पर उतरती कम से कम नहीं दिख रही है।